सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएसए देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। हर रोज की तरह इस प्रोग्राम में साथ होता है सीनियर पत्रकार मनदीप पूनिया जी का और देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर होती है बातचीत। सबसे पहले करते हैं प्रोग्राम में पूनिया जी का स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है पूनिया जी। जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब गुरप्रीत। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। रुख खबरों का करें सबसे पहले ईरान पर अमेरिका इज़राइल के जो हमले का आज 60वां दिन है। 2 महीने पूरे हो चुके हैं इसको और लगातार हम पिछले 2 महीने से हर रोज़ इसकी स्थिति उस दिन की पर्टिकुलर जो स्थिति होती है उस पे बातचीत सबसे पहले करते हैं। आज अगर ये स्थिति देखनी हो तो क्या है? अरागची अलग-अलग देशों का दौरा कर रहे हैं, रूस में भी उन्होंने मुलाकात की रूस के प्रतिनिधियों के साथ और उनसे उनको समर्थन भी मिला है। ईरान कुछ नए प्रस्ताव भी रख रहा है ट्रंप के आगे जिससे ट्रंप बिल्कुल नाखुश हैं। और क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल आपने सही कहा, आज 2 महीने पूरे हो गए हैं जो ईरान के ऊपर अमेरिकी और इज़राइली हमले हैं, उनका 60वां दिन है। और जो पूरी अपन कहें कि सीज़ फायर दिख रहा है, लेकिन कल लेबनान में जैसे मैंने बताया था कि हमले हुए, उसमें 14 लोगों की डेथ हुई थी। अभी के लिए जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, वो डिप्लोमेसी में जो इस्लामाबाद डिप्लोमेसी है, उससे वो खुश नहीं है। ट्रंप के जो अधिकारी हैं या फिर हम कहें कि जेडी वांस के जो लोग हैं, वो जिस प्रपोजल के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उससे बेसिकली तेहरान खुश नहीं है। तेहरान चाह रहा है कि उनका जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का जो दावा है और खासकर उस पे टोल वसूलने का वो जारी रहे। अरागची आप याद करिए कि 2 दिन पहले पाकिस्तान में थे, इस्लामाबाद में थे। एक बार जताया गया कि जो थर्ड जो राउंड की बातचीत होनी है, उसमें शायद जेडी वांस आएँ, लेकिन जेडी वांस जी। वहाँ पर नहीं पहुँचे थे। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का वो डिनर वाला भी केस हुआ। खैर, जी। अभी जो नया डिप्लोमेसी जो जारी है, वो मेरे को लगता है कि उसमें रशिया भी एक पार्ट बनता दिख रहा है। अरागची रशिया में व्लादिमीर पुतिन से मिले हैं। पुतिन से उनकी जो मुलाकात है, उसके कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। जैसे एक बार एक जो मल्टीपोलर जो वर्ल्ड की जो थियरी थी, हालाँकि थियरी एक पंजाबी ने ही दी थी, तो खैर उसके तरफ बहुत सारे इशारे हो रहे हैं, जो लोग जियोपॉलिटिक्स को समझते हैं। खैर, अभी जो बात करें कि अमेरिकन जो मीडिया है, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो, सीएनएन हो, ये जो खबरें कह रहे हैं उसमें यही कह रहे हैं कि जो ट्रंप ने अपने सलाहकारों से साफ कहा है कि जो मौजूदा ईरान प्रस्ताव पेश करा है, जिसमें वो स्टेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर टोल वसूलने के की बातें कर रहा है, वो उनको उनको मंजूर नहीं है। खैर, अरागची सेंट पीटर्सबर्ग में थे और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जो रशिया से जो उनको समर्थन मिल रहा है उसका आभार जताया है। मतलब एक 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 बात करें कि चाइना और रशिया हमें दिख रहा है, एक विजिबल फोर्स के तौर पे दिख रहा है, जो ईरान की मदद कर रहा है। हालांकि जो यूरोपियन मुल्क हैं, वो आप देखिए कि उनकी स्थिति बिल्कुल अजीब है। उनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपने जहाज भी निकालने हैं और उनको प्रो अमेरिका भी दिखते रहना है। हालांकि बहुत सारे जो मुल्क हैं, यूरोपियन मुल्क हैं, उनके अलग अलग स्टैंड है। कुछ ने नेटो में होते हुए भी ट्रंप की इस नीति का, इजराइल का विरोध किया है, जो चीजें चल रही हैं। खैर, इस्लामाबाद डिप्लोमेसी को लेकर भी थोड़े से संशय देखने को मिले। हालांकि मेरे को लगता है कि जो इस मामले का जो फाइनल जो फेज पहुंचना है, वो इस्लामाबाद के थ्रू ही होना है। एक चीज जिसके ऊपर दोनों ही मुल्क अड़े हुए हैं, नेवी की प्रेजेंस, अमेरिकन नेवी की प्रेजेंस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में है। बोबल मंदेब, उस हिसाब से आप देखें कि वो वाला इलाका इतना क्रूशियल नहीं बचा है। वहां पे एक बार के लिए यमन के जो हुती लड़ाके थे, वो काफी नुकसान पहुंचा रहे थे, लेकिन वैसा ही नुकसान आप देखिए कि जो लेबनान है, खासकर साउथ लेबनान, वहां पर मैं कहूंगा कि जो इजराइल है वो खासा इंटरेस्ट लेकर वहां पर भी नुकसान पहुंचा रहा था। नाम बेशक से किसी का भी लिया जाए, लेकिन खैर, अभी यही है कि जो लेबनान की जो आज नेशनल न्यूज एजेंसी है, वो भी ये कह रही है कि इजरायली सेना ने बेन जुवैल शहर में अल मिहिनिया इलाके में भारी मशीन गनों से गोलीबारी की है। उसमें जोतार अल शर्किया कस्बे के जो 3 हवाई हमले हैं, वो भी शामिल हैं।
खैर 17 अप्रैल को बेशक से सीज़ फायर की घोषणा हुई थी, लेकिन इज़राइली हमलों में अब तक वहाँ पर कम से कम 40 लोगों की डेथ हो चुकी है। खैर यही है कि चीज़ें बहुत अलग-अलग किस्म से मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स है वो घूम रही है। ईरान में अभी भी स्कूल बंद रहेंगे। तो खैर एक एक उम्मीद थी कि जो सेकंड टाइम जब ट्रम्प सीज़ फायर अनाउंस करें तो एक बार लग रहा था कि एक उम्मीद थी कि ईरान में ख़ासकर तेहरान में जो लाइफ़ है वो नॉर्मलसी की तरफ लौटेगी, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। जो समुद्री नाकेबंदी है उसके बारे में हम बोल ही रहे हैं लगातार। जो अमेरिकी नेवी है वो उसने 26 अप्रैल को जो ईरानी झंडे वाला टैंकर एम्प्टी स्ट्रीम था उसको ईरानी बंदरगाह पहुँचने से रोका था। अपन अपन को ये भी पता है कि ईरानी जो आईआरजीसी है, आईआरजीसी के जो गार्ड्स हैं वो भी बहुत सारे ऐसे यूरोपियन मुल्कों के, इवन एक तो इंडिया के इंडिया जो जहाज आ रहा था उसको भी टारगेट किया था। तो खैर ये जो अरागची की जो मुलाकात है व्लादिमीर पुतिन की, वो मल्टीपोलर वर्ल्ड के जो अलग-अलग जियोपॉलिटिक्स में जिसको बोला जाता है कि आप अलग-अलग फ़ायदों के लिए अलग-अलग लोगों को हिट कर रहे होते हैं, तो वो मुझे दिख रहा है कि अभी शायद दुनिया मल्टीपोलर वर्ल्ड की जो पॉलिटिक्स है उसकी तरफ बढ़े। और इससे आगे बढ़ें तो बंगाल में दूसरे चरण की 142 सीटों पर कल वोटिंग होगी और कैसा रहने वाला है, क्योंकि वहाँ पर जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस लगाई हुई हैं पूरे देश से इकट्ठा करके, हालात तो ऐसे ज़ाहिर किए जा रहे हैं जैसे बहुत गंभीर स्थिति है वहाँ पर। अमित शाह अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। हाँ, आप कल दूसरे फ़ेज़ की बंगाल में वोटिंग होगी। आज मेरी जो मुलाकात है सीनियर जर्नलिस्ट स्मिता शर्मा से भी, वो अभी 15 दिन बंगाल लगा कर आई हैं, तो उनसे भी मैंने बहुत सारी आज बातें जानी हैं। तो इसमें एक तो यही है कि 142 सीटों के ऊपर वोटिंग होना है। उसमें ममता की जो भवानीपुर सीट है, उसपे आज सीआरपीएफ ने काफ़ी डरावना फ्लैग मार्च निकाला है। तो मतलब आप सीआरपीएफ आपको पता है अमित शाह के अंडर है, गृह मंत्रालय उसको ऑपरेट करता है। तो ख़ैर ये आप देखिए उनके खिलाफ भाजपा के शुवेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा गया है। जो चुनावी कर्मचारी हैं वो ईवीएम मशीनें लेकर पोलिंग बूथों तक पहुंच रहे हैं। फर्स्ट फेज आप याद करिए 23 अप्रैल को रिकॉर्ड 92.72% वोटिंग हुआ था। 92% मतलब वैसे तो पौने 93% बैठता है ये, बहुत बड़ा नंबर होता है। तो 4 मई को नतीजे आने हैं हालांकि, लेकिन इतने मैसिव जो वोटिंग है वो बहुत कुछ शो कर रहा है। आज एक जो आईपीएस ऑफिसर का भी अपने को वीडियो देखने को मिला, उसमें वो किस किस्म से जो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता उनसे बिहेव कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, तो वो आई बॉल्स तो कैच करता है कि हाँ सब कुछ ठीक नहीं है। आप तृणमूल कांग्रेस के एक एमसी और उनके अलावा 1600 के आसपास जो वर्कर्स हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। तो 1600 एक बड़ा नंबर है। आप मानिए गुरप्रीत कि ये एक मैसिव नंबर है और वहां पर लगातार बहुत सारी चीजें हो रही हैं। बंगाल चुनाव चुनाव में आप पैसे का आप देखेंगे तो तकरीबन 510 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो राशि है उसको जब्त किया जा चुका है। तो ये जब्ती है, ये मतलब इसका भी ये एक सवाल है कि ये किसके पैसे पकड़े जा रहे हैं। देखो दोनों मेन स्ट्रीम पार्टियां बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस दोनों पैसे तो बांटेंगी। लेकिन जी। अब की बार बंगाल में ये हो रहा है कि स्मिता भी मेरे को बता रही थी, तो पत्रकार स्मिता कह रही थी कि जो पैसा है वो बीजेपी का तो बंटने दिया जा रहा है। सीआरपीएफ फोर्सेज और जो सशस्त्र बल जिनको हम बोलते हैं, तो जो होम मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, वो पैसा तो बंटने दे रहे हैं बीजेपी का। और जैसे ही तृणमूल कांग्रेस वाले कुछ कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, पैसा बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उनका पैसा पकड़ा जा रहा है। 510 करोड़ इज ए बिग नंबर। तो ये मुझे दिखता है कि अब की बार चुनाव ममता के लिए भी मतलब आसान नहीं होने वाला। 2021 में अमित शाह ने नाक कटवाई थी, लेकिन मेरे को लगता है कि अब की बार उनको अपने नाक की बहुत ज्यादा फिक्र है और वो दिख रहा है। खैर 5 राज्यों के जो रिजल्ट हैं वो 4 मई को हमारे सामने होंगे, उस दिन हम बात कर रहे होंगे। अभी के लिए तो हम कल के ऊपर नजर बनाए रखेंगे। वॉयलेंस की खबरें कल भी आपको मिलेंगी बंगाल के चुनाव से, और शाम तक मुझे लगता है कि कल फिर रिकॉर्ड वोटिंग बंगाल में देखने को मिलेगी। जी। और इससे आगे बढ़े तो गुजरात निकाय चुनाव में सभी 15 नगर निगमों में बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है और जडेजा की बहन राजकोट से हार गई। हाँ, गुजरात में आज लोकल बॉडीज के चुनाव हुए हैं और 15 नगर निगमों में बीजेपी मतलब टोटल 15 ही थे और सब जगह बीजेपी जीती है। वैसे लोकल बॉडीज के चुनाव में होता यही है कि सूबे में जिसकी सरकार होती है, लगभग लगभग जो लोकल बॉडीज के चुनाव वही पार्टी जीत रही होती है। खैर
यही है कि काफ़ी इसको लेकर आज गुजरात का जो चुनाव था उसको लेकर चीज़ें देखने को मिली। जो अपोज़िशन के जो लोग थे उनके साथ धक्का-मुक्की और सब सब हमें दिखा। पुलिस जो जिस किस्म से चीज़ें कर रही थी वो भी दिखा। जो जडेजा की बहन है खिलाड़ी आपको पता हो कि उनकी बहन हार गई हैं राजकोट से और काफ़ी इसको इसको लेकर बात हो रही है। ये राजकोट हो, जामनगर, अहमदाबाद, भावनगर, सूरत, मोरबी वो ये ऐसे इलाके हैं जो ऑलरेडी बीजेपी के गढ़ रहे हैं और इनमें सब में बीजेपी जीती है। उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जश्न की विजुअल्स आ रहे हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। अब इसमें यही था कि आम आदमी पार्टी बड़ा टक्कर दे रही थी क्योंकि आम आदमी पार्टी का एक शहरी अपील भी है। लेकिन जी, आम आदमी पार्टी उस लिहाज से कहीं टिकती दिखी नहीं। अ, अ, हालाँकि जो लोकल बॉडीज़ में ये तो नगर निगमों की बात हो गई, जो नगर पालिकाएँ होती है, उनमें आम आदमी पार्टी थोड़ा विज़िबल फ़ोर्स के तौर पे दिखी है, थोड़ा जो तालुका पंचायतों के चुनाव होते हैं, उनमें भी थोड़ा विज़िबल फ़ोर्स के तौर पे दिखी है, लेकिन स्टिल कांग्रेस उनसे आगे है, तो कांग्रेस ने सीटें ज़्यादा जीती हैं इन लोकल बॉडीज़ के चुनाव में, पर जी। मेयर हर जगह बीजेपी ही बना रही है। हुँ, जी, जी। और इससे आगे बढ़ें तो बात एयरलाइंस की करते हैं। इंडिगो और एयर इंडिया कह रहे हैं कि फ्लाइट्स बंद होने की कगार पर हैं। कारण उसका बता रही हैं कि फ्यूल महँगा होने से ऑपरेशन मुश्किल हो रहा है। एक्साइज़ ड्यूटी और वैट घटाने की अपील कर रहे हैं सरकार को। देखिए, मिडल ईस्ट में जो जंग चल रही है, उसने जो मुल्क की जो एयरलाइन्स हैं, उनको तो मुश्किल में डाला ही है। मतलब कई लेवल पे वो हमें उसका असर दिखता है, उसमें एक असर ये भी है, एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट जैसी बड़ी एयरलाइन कंपनियाँ लगातार ये बात कह रही हैं कि जो एविएशन टरबाइन फ्यूल है, जिसको एटीएफ बोला जाता है, एटीएफ महँगा होने के कारण उनका जो ऑपरेशन कॉस्ट है, तकरीबन 20 से 25% बढ़ा है। उनकी जो फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस है, एफआईए, वो भी लगातार इस बात को उठाती रही है कि जो एविएशन टरबाइन फ्यूल है, एटीएफ है, वो बढ़ रहा है, तो जो ऑपरेशन कॉस्ट है, जो एक फ्लाइट को वो उसमें दिक्कतें आ रही हैं। एफआईए लगातार जो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, उसमें भी रिपोर्ट भेज रही है, लगातार अपने मेमोरेंडम दे रही है, लेकिन चीज़ें हो नहीं रही हैं। एफआईए सरकार से एक्साइज़ ड्यूटी, वैट घटाने की माँग कर रही है, एविएशन सेक्टर के जो घाटा है, उसकी भरपाई के लिए बार-बार अपीलें की जा रही हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार को उसकी तरफ अभी ध्यान दे रही है। जेट फ्यूल हालाँकि उतने नहीं बढ़े हैं, जिस जिस हिसाब से 20-25% का रिप्रेजेंटेशन जा रहा है, जेट फ्यूल तकरीबन 9% में उसकी उसकी बढ़ोतरी हुई है। तो ये जो डेटा है ये इंडियन ऑयल और दूसरी जो भारतीय तेल कंपनियाँ हैं, उनका मैं दे रहा हूँ। ईरानी जंग के कारण जो क्रूड ऑयल है, एक बार के लिए तकरीबन 45-50% हमें उसमें दिखा था, लेकिन आप देखिए कि एटीएफ की जो कीमतों की बढ़ोतरी के ऊपर कैप भी लगाया गया, 25% कैप लगा। उसके बाद एटीएफ के दाम फिर घटाए भी और सिर्फ मतलब 9 सवा 9% ही बढ़ाए गए। वो भी आप देखिए। हालाँकि एयरलाइन्स क्लेम कर रही हैं कि उनका फ्यूल का खर्च 40 से 60% तक बढ़ा है। ख़ैर दावे हैं अलग-अलग किस्म के, लेकिन ये दिख रहा है कि जो बड़ी कंपनियाँ हैं एयरलाइंस में, उनके ऑपरेशंस में दिक्कत हो रही है। एक एक वजह ये भी है कि आप देखें कि डीजीसीए ने आफ्टर अहमदाबाद केस बहुत सारे रूल स्ट्रिक्ट किए हैं। इवन पायलट्स हों या एयरपोर्ट स्टाफ हो या एयरलाइंस का स्टाफ हो, उनको कुछ रियायतें मिली हैं, उनके उनके रेस्ट आवर्स में बढ़ोतरी हुई है। इवन जो खराब हालात के हर हर हम पिछले 1 साल से आप याद करिए गुरप्रीत, आफ्टर आफ्टर दैट गुजरात थिंग, हम लगातार जो इंडियन एयरलाइन सेक्टर में जो कहें कि लापरवाहियां बरती जा रही थी, उसकी हम खबरें कर रहे थे और भी लोग कर रहे थे। तो जी। उसका एक असर ये है कि थोड़ा डीजीसीए सख्त है, तो थोड़ा ऑपरेशन कॉस्ट महंगा हो रहा है। उस वजह से ही ये जो बड़ी कंपनियां हैं, ये चिल्ला रही हैं कि हमारे लिए आप कोई आप कभी ये कह रही हैं कि हमारे जो एक्साइज ड्यूटी को देखिए, कभी आप कह रहे हैं कि हमारा वेट घटाया जाए, तो वो उस किस्म की मुश्किलें अपनी सामने लेकर आ रहे हैं। जी। और इससे अगर आगे बढ़ें तो अगली अगली खबर की ओर उड़ीसा से खबर है कि 2 दिन में जनगणना ड्यूटी में लगे हुए 2 शिक्षकों की कथित तौर पर हीट स्ट्रोक से ही मृत्यु हो गई है। ये वैसे तो इसको लेकर भी अलग-अलग स्टेटों में अलग-अलग तरह की बातें चल रही है कि इस ड्यूटी में कौन लगेगा, कैसे लगेगा? एक तरफ एसआईआर है तो और दूसरी तरफ जनगणना और ऊपर से इतनी गर्मी का कहर।
देखिए, हम पहले खबर हमने किया था कि तकरीबन 1 सप्ताह पहले गुरप्रीत याद करिए हमने खबर किया था कि मुल्क में तकरीबन 17 ऐसे सूबे हैं जिनके जिसमें अभी से ही हीट वेव के अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। इवन मध्य प्रदेश में तो रात को भी हीट वेव अलर्ट जारी किया गया। और हालाँकि महीना है वो अप्रैल चल रहा है, लेकिन जो गर्मी है वो मई महीने के आखिरी में जो गर्मी होती है वो अभी से देखने को मिल रही है। तो ज़ाहिर-सी बात है टेम्परेचर बढ़ रहा है। और आज तो मैं अरावली में था, तो अरावली में जो आग लगने की घटनाएँ हैं, वो भी देखने को मिल रही हैं। तो वहाँ पर जो अरावली के लिए काम करने वाले लोग हैं, काफ़ी उसके बारे में बता रहे थे। तो ज़ाहिर-सी बात है कि गर्मी तो पड़ रही है। दूसरी बात जनगणना की करें, और जैसा आपने एसआईआर की तरफ इशारा किया, तो सबसे ज़्यादा ज़्यादा पिसते हैं सरकारी मास्टर, जो स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, टीचर हैं, वो पिसते हैं। सेंसस हमारा आप देखिए कि कोरोना की वजह से लेट है, और 2011 में आखिरी सेंसस हुआ था, तो 15 साल से हम विदाउट एनी सेंसस, विदाउट एनी मतलब कि हमारे मुल्क में कितने लोग हैं, उस उन नंबर्स के बिना ही हम जीवित हैं, खैर जी रहे हैं। उसे उसकी उसकी दिक्कतें ये हैं कि हम दावा करते हैं कि हम सोशल वेलफेयर स्टेट हैं, तो सोशल वेलफेयर स्टेट के लिए आपको ये पता होना ज़रूरी है कि आपके आपके मुल्क में कितनी आबादी है, और कितनी कौन-कौन सी आबादी किस-किस स्तर पर जीवन यापन कर रही है। आप देखिए कि पीडीएस है, पीडीएस का जो राशन का जो बँटवारा है, वो सारा जनगणना के ऊपर डिपेंड करता है। और एक आपके जो हाउस होल्ड हैं इंडिया के, जनगणना से आपको ये भी पता चलता है कि जो आपके हाउस होल्ड है वो किस स्थिति में है। उनकी एक जो मल्टी लेयरिंग जिसको हम बोलते हैं, उनकी लेयर्स बनाई जाती हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, पुअर, लोअर मिडल, मिडल, ये जो कैटेगरीज़ होती हैं, कैटेगराइज़ेशन होता है हाउस होल्ड्स का। तो वो भी, और इवन अर्बन पुअर एंड रूरल पुअर, उनका भी एक जो आपकी ज्योग्राफी के हिसाब से बहुत कई ज्योग्राफीज़ ऐसी भी होती हैं जो थोड़ा विषम होती हैं। तो उस लिहाज से भी बहुत सारी कैटेगराइज़ेशन होती है, ताकि जो स्कीम्स हैं उनका फ़ायदा लोगों तक पहुँच सके। तो ख़ैर 15 साल से जनगणना नहीं हुआ है, तो वो उसका वो भी हम कह सकते हैं कि बड़ा, हालाँकि टाइम बहुत गलत चूज़ किया गया। गर्मी में जनगणना के लिए जो मास्टर हैं, वो निकलेंगे, टीचर निकलेंगे। ये इसलिए किया गया कि गुरप्रीत, इंडियन स्टेट को लग रहा था कि गर्मियों में बच्चों की छुट्टियाँ हो जाती हैं, तो उन छुट्टियों के उस 1 डेढ़ महीने की छुट्टियों में मास्टरों से काम करवाया जा सकता है। आप याद करिए कि जैसे ही मार्च में एग्ज़ाम बच्चों के खत्म होते हैं, तो 1 महीने का गैप मिलता है, अप्रैल में नया सेशन शुरू होता है। तो सरकार को लग रहा था कि 1 महीना तब मौका मिल जाएगा मास्टरों को रगड़ने का, टीचरों को। और डेढ़ महीना हमें जून, जुलाई, मतलब मई और जून में मिल जाएगा। लेकिन अब देखिए हीट वेव के कारण जो ये 2 लोग मरे हैं, दोनों ये टीचर ही हैं, जिनकी ओडिशा में डेथ हुई है। तो ख़ैर अभी आपको ऐसी घटनाएँ देखने को मिलेंगी। अगर इस गर्मी में किसी से आउटडोर फुटवर्क करवाया जाएगा, तो मेरे को लगता है कि उसका एक जो हीट का एक असर है, वो उनके शरीरों पे तो देखने को मिलेगा। जी, बिल्कुल। और इससे आगे बढ़ें तो बिहार से खबर है कि स्कूली कार्यक्रम में शुरुआत में वंदे मातरम और समापन पर राज्य गीत गाना अनिवार्य कर दिया गया है। अब हाँ, अब नेशन स्टेट कह रहा है कि हमारा जो गुणगान है वो आप हर सरकारी कार्यक्रम के बाद करिए। ख़ैर आप याद करिए कि इस साल की शुरुआत में ही संसद भवन में जो पार्लियामेंट्स है हमारी, उनमें किस किस्म की डिबेट्स थी, उसमें वंदे मातरम को लेकर डिबेट्स थी। होम मिनिस्ट्री ने नोटिफ़िकेशन जारी करके कहा कि जितने भी सरकारी कार्यक्रम होंगे उनकी शुरुआत वंदे मातरम से की जाए, और मतलब पूरा वंदे मातरम गीत गाया जाना चाहिए। पहले 2-4 लाइनें गा के छोड़ दिया जाता था। इवन एक पूरी डिबेट थी आज़ादी से पहले, याद करिए महात्मा गांधी के टाइम पे वो डिबेट चली थी। उसमें कुछ लाइन्स के ऊपर डिबेट था, और मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से वो ऑब्जेक्शंस आए थे। उसमें जो एक हिसाब से पूजने की जो बात थी, तो ख़ैर उसको लेकर काफ़ी उस समय भी बातें हुई। तो उस समय ये कह दिया गया था कि आप 4 से 6 स्टैन्ज़ा गाइए और ख़त्म करिए। जो कंट्रोवर्शियल लाइन थी वहाँ तक पहुँचने तक का मामला ही नहीं था। लेकिन अब जो ये साढ़े 3 मिनट का गीत है, इसको बीजेपी ने लागू किया है। मसला तो ये था कि वो मुसलमानों को दिखाना चाहते थे कि जिस जिस गीत के ऊपर आप आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, उसको हम राष्ट्रीय गीत के तौर पर एस्टेब्लिश भी कर देंगे। मतलब राष्ट्रगीत था तो ही वो, लेकिन 4-6 स्टैन्ज़ा गा के उसको छोड़ दिया जाता था, 4-6 लाइनें। अब पूरा गाना पड़ेगा। तो वो एक मसला है। ख़ैर सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर गया, जब होम मिनिस्ट्री ने इसकी नोटिफ़िकेशन डाली थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, नहीं, ये कोई ऐसा ज़बरदस्ती वाला चक्कर नहीं है। अब आप देखिए कि बिहार में क्या किया जा रहा है। स्कूली बच्चों को ये साढ़े 3 मिनट का
जो गीत है ये गाना पड़ेगा। उसके बाद जब प्रोग्राम खत्म हो रहा होगा तो फिर बिहार का जो स्टेट गीत है वो गाना पड़ेगा। मतलब जी। आप मानिए कि हर जगह पे नागरिक को अपने नेशन स्टेट के लिए वफादारी के लिए जो एक होता है ना मेलोडी गुनगुनानी पड़ेगी। अजीब है, पर खैर अभी इनको रोकने बोलने वाला कोई नहीं है। हम तो सिनेमा घरों में भी राष्ट्रगान पर खड़े हो जाते हैं चुपचाप ही। तो मुझे लगता है कि अब हमें हमारी देशभक्ति हर किसी सरकारी प्रोग्राम से पहले गुनगुनानी पड़ा करेगी। जी, बिल्कुल। और इससे आगे बढ़ें तो जम्मू कश्मीर से खबर है, हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के इकलौते विधायक महराज मलिक की हिरासत रद्द कर दी है। क्यों हिरासत में लिया गया था और रद्द करने की ग्राउंड क्या है? देखिए उनके आप याद करिए महराज मलिक के ऊपर पीएसए लगाया गया था और उनको डिटेंशन की भी बात आई थी, लेकिन खैर वो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में गए तो उनका वो डिटेंशन रद्द कर दिया गया। मेरे को हैरानी हुआ था जब मेरे को पता चला था कि उनके ऊपर पीएसए लगाया गया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का अब पॉलिटिकल स्टैंड कश्मीर के मामले में याद करिए 2019 साल 2019 जब वहां से धारा 370 को खत्म किया गया था तो अरविंद केजरीवाल वो शख्स थे जो जिन्होंने उसका वेलकम किया था। हालांकि आप जैसे हमारे जैसे लोग बोल रहे थे कि ये जो सूबों की ताकत है उसको मतलब बेसिकली फेडरलिज्म के ऊपर जो संकट है उस पे ये बताइए जो केंद्र का जो ये हमला है फेडरलिज्म के ऊपर उसका स्वागत करें। हालांकि बाद में वो अपने दिल्ली के मामले भी उठाते रहे कि दिल्ली में हमारे भी अधिकार कम किए जा रहे हैं। अरे भाई आप जम्मू कश्मीर के बतौर सूबा अधिकार कम किए जा रहे थे तब आप खुशी मना रहे थे, आप नाच गा रहे थे, अपना राष्ट्रवाद दिखा रहे थे। दिल्ली में किए गए तो फिर आपके साथ क्यों रोड़ा डाल रहे हैं। खैर आम आदमी पार्टी का स्टैंड मतलब कोई ऐसा नहीं रहा जम्मू कश्मीर को लेकर कि उनके ऊपर पीएसए वगैरह लगाई जाए, तो वो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में गया तो उसको रद्द कर दिया गया। हाँ, महराज जो मलिक हैं वो एक काबिल एमएलए हैं और संजय सिंह की वो खोज है। तो अच्छा अच्छा उनको अच्छा वक्ता माना जाता है और वो इकलौते विधायक हैं जम्मू कश्मीर में। जी। और इससे आगे बढ़े तो दिल्ली में भाजपा सरकार बने हुए 1 साल बीत चुका है। 1 साल के बाद भी जो वहाँ की महिलाएँ हैं, वो मोदी की गारंटी वाला ₹2500 उड़ीक रही हैं, जैसे पंजाब में उड़ीक रही हैं अभी औरतें 1000-1500। हाँ, देखिए जो डायरेक्ट कैश बेनिफिट्स हैं औरतों के लिए वो अब हर सूबे की रीत बन गए हैं। चुनाव जैसे ही वहाँ पर घोषित होते हैं तो जो पार्टियां हैं वो बेसिकली डायरेक्ट कैश बेनिफिट अनाउंस करती हैं। ये शुरुआत मध्य प्रदेश से हुआ था जब आप याद करिए जो चुनाव था 2020 का लाड़की बहना योजना तो उस लाड़की बहना योजना के कारण शिवराज चौहान ने वहां पर एकदम से जो कांग्रेस से टूट के विधायक आए थे जिसके बाद री इलेक्शन हुए थे तो उसको एकदम से घुमा दिया था और वहां पर तब लोगों को लगा कि हाँ ये लाडली बहना योजना है, ये काफी अट्रैक्टिव है और औरतों को कैश बेनिफिट दिए जाते हैं तो वो वोट में ट्रांसफर कर जाती हैं। पंजाब सेम केस 1000 रुपया, हालांकि अब अनाउंस कर दिया लेकिन 4 साल बाद अब महिलाओं को मिलेगा तब पता चलेगा कि कितनी महिलाओं को दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं। सेम केस विद महाराष्ट्र, हरियाणा, कितने सूबों का आप नाम लेंगे। इवन बिहार में तो 10,000 रुपए तक चीजें गई कि हम उनको एंटरप्रेन्योर बनाएंगे और 1 लाख रुपए तक देंगे। 10,000 की किस्त भी जारी कर दी गई थी चलते हुए इलेक्शन में। तो जी। ये दिल्ली में भी 2500 रुपए का वायदा था। मोदी जी कह रहे थे कि ये मोदी की गारंटी है, अगर हमारी सरकार बनती है तो 2500 रुपए महिलाओं को देंगे। तो खैर अब एक आरटीआई लगाई गई है, उसके जवाब में ये कहा है कि अभी वो इस हालत में नहीं है कि वो 2500 रुपए दे पाए, किसी को अभी नहीं दिया गया है। पहली किस्त का इंतजार हो रहा है, देखते हैं कि पहली किस्त कब मिलेगी। तो ये जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं अजय वसुदेव बोस, उन्होंने ये आरटीआई फाइल किया था। तो उसमें 3 सवाल थे योजना के लिए, कुल कितना बजट रखा गया, कितनी महिलाओं की पहचान की गई है और अब तक कितनी महिलाओं को 2500 रुपए दिया गया है। तो जीरो उसमें आया है कि अभी तक किसी महिला को पैसा नहीं दिया गया है। जी। इसी के साथ प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़े जानकारियाँ साझा की, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया गुरप्रीत।